नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। और ब्लड और देयर ब्लड ग्रुप के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया है प्यारे बच्चों। सेकंड पार्ट आपके बीच में फिर अभी जा रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, मैंने उसमें आपसे चर्चा किया था एड्स के बारे में। कि एड्स का एक वायरस होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका एक वायरस होता है जिसका नाम क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है, कहाँ पर अटैक करता है? तो ये कहाँ करता है, लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। लिम्फोसाइट का था नॉन ग्रेनुलेटेड WBC था, जिसे M और L मैंने चर्चा किया हुआ था। M का मतलब मोनोसाइट और L का मतलब क्या हो गया, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो लिम्फोसाइट किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी का। यही कह रहा है कि जो एड्स का जो वायरस होता है, एड्स का वायरस जिसे कहते हैं HIV वायरस, ये किस पर अटैक करता है, लिम्फोसाइट पर ही अटैक करता है। ठीक है, और जिससे हमारी क्या होती है, इम्यून पावर कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, आइए कुछ और बातें देख लेते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं, T लिम्फोसाइट और क्या है, B लिम्फोसाइट। T का मतलब, और T लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पर होता है, तो T से थाइमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थाइमस में। ठीक है बेटा, थाइमस में जाएगा। और बी लिम्फोसाइट्स है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, आइए देखते हैं। ये कहाँ पर है प्यारे बच्चों, बोन मैरो में है। कहाँ पर है, बोन मैरो में। T लिम्फोसाइट का निर्माण आपका थाइमस में हो जाएगा। ठीक है, थाइमस में। और B लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ हो जाएगा, बोन मैरो में। चलिए आगे देखते हैं। ल्यूकोसाइट का या WBC का जो है, ल्यूकोसाइट कहें चाहे WBC कहें, ठीक है, ल्यूकोसाइट कहें या WBC कहें बच्चों, इसका जो लाइफ स्पान होता है कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 13 से 15 दिन होता है। WBC का जो जीवन काल होता है 13 से 15 दिन, और RBC का कितना होता है, 120 दिन। ठीक है, और ये कहाँ पर ये बनता है, मतलब WBC या ल्यूकोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है कहाँ पर होता है, तो YBM यानी कि येलो बोन मैरो। ठीक है, येलो बोन मैरो में होता है। इसे पीत अस्थि मज्जा भी कहते हैं। ठीक है, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ठीक है, शरीर का जो हमारा इम्यून पावर होता है उसको मजबूत करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। इमल्सिफिकेशन, ये क्या होता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन कहने का मतलब ये हो गया कि वसा को जल में घुलनशील बनाना। मतलब जो हमारी फैट है उसको क्या करता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाए। जो फैट है वाटर में सॉल्युबल हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, घुलनशील हो जाए। यह जो क्रिया होती है इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो किसके द्वारा होता है, किसके फंक्शनिंग के द्वारा होता है, तो क्या हो जाएगा, बाइल जूस, या हिंदी में कहते हैं पित्त रस। ठीक है, और कैसा इसका नेचर होता है, ठीक है, यह क्षारी नेचर होता है। किस नेचर का होता है, क्षारी। और इसका जो बाइल जूस होता है, पित्त रस जो होता है हमारा, ये कहाँ से निकलता है, लीवर से। तो है ना कि बाइल इज कंटिन्यूअसली सेक्रेटेड बाय द लीवर। ठीक है बच्चों, लीवर से ही बाइल जूस का निर्माण होता है और रिलीज होता है। ठीक है, तो पूरा याद रखिएगा। आगे आगे देखते हैं। रक्त में भोज्य पदार्थों के संवहन हेतु प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है, अभी पहले हम बताए हैं कि रक्त में जो भोज्य पदार्थ है इसके संवहन हेतु, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कौन काम करता है, प्लाज्मा अपना काम करता है। और ये क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे बॉडी के टेम्परेचर को भी नियंत्रण करता है। एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक रक्त कोशिका क्या होती है, ये मैं चर्चा कर चुका हूँ। ये एंटीबॉडी जो होती है हमारे बॉडी में किसके द्वारा बनाई जाती है, लिम्फोसाइट के द्वारा बनाती है। अब बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक रक्त कोशिका कौन सी होती है, तो क्या बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक कौन होता है प्यारे बच्चों, लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिम्फोसाइट शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, और एक चीज और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो मेल आपका, ये मेल है, और क्या है बच्चों, फीमेल। मेल में कितना आपका वो पाया जाता है, कौन सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, एक नॉर्मल जो पुरुष होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो क्या बताएंगे, 13 से 15 ग्राम पर 100 ml। मतलब एक 100 ml ब्लड में, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 13 से 15 ग्राम होती है। 13 से 15 ग्राम। एक बार मेरे साथ और बोलिए, जो 100 ml जो ब्लड होता है पुरुष का, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 13 से 15 ग्राम होती है। अगर यही बात करेंगे फीमेल, महिलाओं में, स्त्रियों में, तो क्या हो जाएगा, 11 से
13, 11 से 13 ग्राम होता है। 13 से 15 उधर हो गया, 11 से 13 इधर हो गया, ग्राम कितने में, 100 ml में, ठीक है। और हीमोग्लोबिन को मेजर किस में किया जाता है, तो हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर। क्या है बच्चों, हीमोसाइटोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो जाएगा बच्चों, कोशिका का कंकाल क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका जो सेल हमारी होती हैं, उस सेल का जो होता है स्केलेटन सिस्टम किसे कहते हैं, कोशिका का स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, तो आप सीधा सा उत्तर देंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे 60 बोलते हैं, ER, ठीक है। आइए, वसा का पाचन कहाँ शुरू होता है, प्रोटीन या फैट या वसा का पाचन कहाँ होता है, क्या बताएंगे, स्टमक से, यानी कि पेट से शुरू होता है। रुधिर के स्कंदन में कौन कौन सहायक तत्व है, रुधिर के स्कंदन में सहायक तत्व कौन कौन से प्यारे बच्चों, ये रुधिर के स्कंदन में सहायक तत्व कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। ये आपका है कैल्शियम है, और क्या है, विटामिन के है। रुधिर का स्कंदन, स्कंदन कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कॉगुलेशन, कॉगुलेशन यानी कि उसके जमने में। जैसे आपको कहीं चोट लग गया तो ब्लड कोगुलेट नहीं करेगा, स्कंदन नहीं करेगा, तो पूरा शरीर का जो है ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो वही कहना चाह रहा है कि रुधिर के स्कंदन में सहायक तत्व कौन से हैं और विटामिन कौन सा। जब विटामिन के कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा, और तत्व कौन सा है तो क्या बताएंगे, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये सब करते क्या है, ये सब करते क्या है, ये जो आपका जो प्रोथॉम्बिन है और प्लस फाइब्रिनोजेन है, ये जो विटामिन के होता है, प्रोथॉम्बिन, और पहले तो जानिए कि प्रोथॉम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है बच्चों, प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा में प्रोथॉम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन पाया जाता है। और ये इन सब का जो विटामिन के है, विटामिन के क्या करता है, प्रोथॉम्बिन और फाइब्रिनोजेन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। ये संश्लेषण करने का काम करता है, जिसके कारण कि ब्लड का कोगुलेशन हो पाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होता है बच्चों, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होती है। रुधिर में इनका भी काम क्या है, स्कंदन में काम होता है। और क्या करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं स्कंदन का काम किसके द्वारा करते हैं, तो क्या बताएंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। रुधिर वर्ग, अब आ गया रुधिर वर्ग। सबसे पहले रुधिर वर्ग की खोज किसने किया है, तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने सबसे पहले रुधिर वर्ग की खोज की थी, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन, प्रोटीन और एंटीजन होते हैं। तो क्या होते हैं, आइए उसको आगे देखते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा चार्ट बना हुआ है, ये देख लीजिए पूरा चार्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या चार्ट में लिखा हुआ है। ये देखिए रुधिर वर्ग है, रुधिर वर्ग है, यहाँ पे एंटीजन है, और आपका क्या है, एंटीबॉडी है। तो रुधिर वर्ग क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। रुधिर वर्ग ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और ओ होता है, ए बी ओ, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब एंटीजन क्या होता है, जो आपका रुधिर वर्ग होता है वही आपका क्या होता है बच्चों, एंटीजन होता है। जो रुधिर वर्ग होता है वही क्या होता है, एंटीजन होता है। लेकिन अपवाद के रूप में जानिएगा कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। बाकी ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीजन ए और बी पाया जाएगा। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। इतना क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे एंटीबॉडी की, बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप जो ए है, जो ब्लड ग्रुप हमारा ए है, तो एंटीबॉडी इसका उल्टा होता है। एंटीबॉडी जो होता है एंटीजन का हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन हो जाएगा, बी हो जाएगा, उल्टा मतलब ए का बी, ऐसे मान लीजिए। ब्लड ग्रुप ए का एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ब्लड ग्रुप बी का एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। बी का ए का बी, एंटीबॉडी की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से एंटी ब्लड ग्रुप जो ए बी है, इसमें तो एंटीजन ए बी होता है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें कोई भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, ए बी जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ओ हो जाएगा। और ओ में देखिए एंटीजन तो नहीं पाता लेकिन एंटीबॉडी है बच्चों, याद रखिएगा इसको, कि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी ए और बी पाई जाती है, ठीक है। एक बात और जानिए कि एंटीजन होता कहाँ पर, एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, आरबीसी में, रेड ब्लड कार्पोसेल्स में एंटीजन पाया जाता है। और जो प्लाज्मा है, जो आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या पाई जाती है,
एंटीबॉडी पाई जाती है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी, मेरे साथ 2-3 बार बोल लीजिए, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में। और एंटीजन कहाँ पाया जाता है? RBC, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स में। एक बात और याद रखिएगा, नेभर ये कहना चाह रहा है कि ये जो एंटीजन होता है और एंटीबॉडी दोनों सेम नहीं होना चाहिए। जब किसी को ब्लड डोनेट किया जाता है, एक दूसरे का ब्लड जब लिया जाता है, दिया जाता है, लिया जाता है, तो कहने का मतलब है एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए? B होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको भी एक चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं। देखिए इधर आपका जो है, इधर इस साइड में क्या लिखा हुआ है? ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है और उसके एंटीजन लिखे। जैसे ब्लड ग्रुप देखिए A है, इसका एंटीजन A हो गया। ब्लड ग्रुप B हो गया, उसका एंटीजन B हो गया। ब्लड ग्रुप AB हो गया, इसका एंटीजन AB हो गया। ब्लड ग्रुप हो गया, कोई एंटीजन नहीं होता है, मालूम है, अभी पिछले भी स्लाइड में बताया हूँ। अब इधर देखिए, इधर आपका एंटीबॉडी लिखा हुआ, इधर आपका एंटीबॉडी A, आपका ब्लड ग्रुप A है। ब्लड ग्रुप A में कौन सा एंटीबॉडी होगा? B होगा। ब्लड ग्रुप B है, उसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ब्लड ग्रुप AB हो गया, ठीक है, ब्लड ग्रुप AB हो गया। तो AB में ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा? कोई नहीं, अभी बताया ना। देखिए एंटीजन पूछेगा तो ब्लड ग्रुप O में कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी जब पूछेगा कहाँ नहीं, तो ब्लड ग्रुप AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप O में वहाँ पर एंटीजन नहीं था, तो एंटीबॉडी A और B है। अब देखिए, अब कौन सा ब्लड चढ़ेगा? जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप A है, तो ब्लड ग्रुप A में एंटीजन तो A होता है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होता है? B। इसलिए क्या हो जाएगा? वह ब्लड आदमी ब्लड ग्रुप A के व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है। इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि ब्लड ग्रुप A का एंटीजन A होता है, लेकिन उसका एंटीबॉडी क्या होता है? B होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए ब्लड ग्रुप A को ब्लड दे सकता है, अब B को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता है? इसलिए नहीं दे सकता है कि ब्लड ग्रुप A का एंटीजन तो A है, लेकिन ब्लड ग्रुप B का एंटीबॉडी देख रहे हैं, एंटीबॉडी A है, तो A दोनों क्या हो गए? समान हो गए। इसलिए क्या होगा कि ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप B को अपना ब्लड नहीं दे सकता। आगे देखते हैं, ब्लड ग्रुप A एंटीजन A, यहाँ पर देखिए AB में क्या है? एंटीबॉडी क्या है ही नहीं। जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो आराम से ले लेगा ब्लड ग्रुप A का, इसलिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप ले लिया, क्योंकि इसमें एंटीजन तो हो गया। ब्लड ग्रुप A में एंटीजन A है, लेकिन AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो इसलिए आराम से इजिली ले लिया। अब O में देख लीजिए, अब O में नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि A का ब्लड ग्रुप A का एंटीजन A है, ब्लड ग्रुप A का एंटीजन A है, लेकिन O का जो एंटीबॉडी है A और B मिल गया ना, A मिल गया, सेम हो गया। इसलिए क्या करेगा वह व्यक्ति ब्लड ग्रुप O जो ब्लड ग्रुप है, नहीं तो इसका O जो A ब्लड ग्रुप है O को नहीं दिया जा सकता। ठीक है बच्चों, A ब्लड ग्रुप जिसका है तो उसका खून O को नहीं दिया जा सकता। आगे देखते हैं, ब्लड ग्रुप B। आगे क्या है? ब्लड ग्रुप B कहने का मतलब है कि B का एंटीजन क्या है? B है। ब्लड ग्रुप B का एंटीजन B है, ठीक है। और A का देखिए, A का एंटीबॉडी क्या है? B है। अब देखिए ये B हो गया, ये भी B हो गया। एंटीजन और एंटीबॉडी, ये देखिए एंटीजन और आपका एंटीबॉडी दोनों मिल गया ना, तो इसलिए क्या करेगा वह ब्लड नहीं ले पाएगा। फिर एंटीजन B है और इसका एंटीबॉडी A है, इसका एंटीजन B है और इसका क्या है? एंटीबॉडी A है, तब B और A अलग अलग होगा, इसलिए क्या होगा? लेगा। यानी ब्लड ग्रुप B को दे सकता है। AB देख लीजिए, कोई एंटीबॉडी है ही नहीं तो सबका ले लेगा। इसे सबका याद कर लीजिए कि चाहे A हो, B हो, AB हो, चाहे O हो, ये क्या करेगा? सबका ले लेगा, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। इसलिए याद रखिएगा कि A का भी लेगा, B का भी, AB का और O का। इसलिए यूनिवर्सल डोनर रिसीवर कहते हैं, ठीक है, रिसिपिएंट बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं, O फिर आ जाएगा। तो ब्लड ग्रुप B में एंटीजन B है और ब्लड ग्रुप O में एंटीबॉडी A और B दोनों है, इसलिए क्या करेगा? नहीं ले पाएगा। आइए आगे देखते हैं, AB में देख लीजिए एंटीजन AB है, यहाँ पर फिर B मिल गया, नहीं ले पाएगा। B में देखिए A मिल गया, नहीं ले पाएगा। AB में कोई एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन तो AB है लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं, इसलिए ले लेगा। और इसमें देखिए फिर एंटीजन क्या? A और B है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें फिर AB मिल गया, तो ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम हो गया, यहाँ भी AB हो गया और यहाँ पर भी AB आपका हो गया। आइए O देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप O में कोई एंटीजन नहीं है। अब याद देखिए, एंटीजन नहीं है, ब्लड ग्रुप O में कोई एंटीजन नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए A ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी भी है, B में A है, AB, तो इस तरीके से
इसमें जब एंटीजन ही नहीं तो क्योंकि जब यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीजन और एंटीबॉडी मैच या मिसमैच करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए क्या करेगा, ब्लड ग्रुप ओ को, ब्लड ग्रुप ओ का जो ब्लड है ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, ए बी तो सबसे ले ही रहा था और ओ तो लेगा ही। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सारी बातें हुई। आगे आइए आगे देखते हैं। फिर ओ को क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता बोलते हैं। मतलब सबको क्यों सर्वदाता बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको सर्वदाता बोलते हैं, सबको ब्लड दे सकता है। अब ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्राही होता है। ठीक है बच्चों, सर्वग्राही मतलब सभी का ब्लड ग्रहण कर सकता है। आइए आगे देखते हैं। मांसपेशियों में थकावट किसके कारण होती है, तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का घुटने का ऑपरेशन हुआ था ना, हमारे पूर्व पीएम रह चुके हैं, तो याद रखिएगा कि उनके मांसपेशियों या ऐसे भी जनरली, ठीक है, पेपर में बहुत उस समय हाईलाइटेड था। तो मांसपेशियों में थकावट किसके कारण होती है प्यारे बच्चों, लैक्टिक एसिड के जमा होने के। गठिया रोग होता है ना, गठिया रोग, तो गठिया रोग में क्या कहना चाह रहा है कि गठिया रोग में यूरिक एसिड क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड आपका इसमें होता है। गठिया रोग जिसको हो जाता है तो डिफरेंट जो आपके बोन के जो ज्वाइंट्स हैं वहाँ पे किसका जमाव होता है, तो क्या बताएंगे, यूरिक अम्ल का। ठीक है, अंगूर में कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका फिर पालक और टमाटर में क्या हो जाएगा बच्चों, पालक और टमाटर में क्या हो जाएगा, ठीक है, पालक और टमाटर में क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, फिर से देख लीजिए उसको, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल हो गया, गठिया में क्या हो गया, गठिया में क्या बताया हूं मैं अभी, देखिए गठिया में बताया हूँ यूरिक एसिड। याद रखिएगा, मांसपेशियों में थकावट लैक्टिक एसिड के कारण होता है, और इस प्रकार से गठिया रोग जो होता है उसमें आपका यूरिक अम्ल होता है। अंगूर में टार्ट्रिक, गठिया में यूरिक अम्ल, गठिया में यूरिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड, अंगूर में क्या हो जाएगा बच्चों, टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। सोडा वाटर, कोका कोला, पेप्सी, इस सब में क्या हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल और फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सोडा वाटर, कोका कोला पीते हैं आप लोग ना, पेप्सी इत्यादि में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में क्या हो जाएगा, साइट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की खोज किसने किया बच्चों, क्या बताएंगे, बेटिंग एंड बेस्ट। क्वेश्चन बन सकता है कि इंसुलिन की खोज किसने किया है, बेस्ट एंड बेटिंग या बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया। बेस्ट बेस्ट याद रखिए, हालांकि इंसुलिन लेना बाहर से लेना ये अच्छी बात नहीं है, फिर भी आप उसको बेस्ट याद के नाम से याद कर लीजिए, बेस्ट। और इंसुलिन है क्या, एक प्रकार का क्या है, हार्मोन्स है। इंसुलिन ए टाइप ऑफ हार्मोन्स, इंसुलिन इज ए टाइप ऑफ हार्मोन्स। और इंसुलिन बना किसका होता है, प्रोटीन का बना होता है। ब्लड ग्रुप बी, बी और ए बी, ये कहना चाह रहा है कि किसका ब्लड ग्रुप बी जो है अपना ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप बी वाला जो बी को देगा और ए बी को देगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी अपना ब्लड किसको दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को। क्यों दे सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन ए होता है और ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी बी होता है, तो ए बी अलग अलग हो गया इसलिए ले लेगा। और ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन तो ए होता है, सॉरी एंटीजन बी होता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है, लेकिन ए बी में क्या होता है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी पाया नहीं जाता, इसलिए क्या हो जाएगा, वो भी ले लेगा। स्वस्थ मानव के शरीर में भार का कितना प्रतिशत होता है, तो आपका जो पहले ब्लड जानिए, एक क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, मैंने देखा इसको, एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि एक मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में कितने लीटर ब्लड पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और कितना परसेंट हो जाएगा, कितना परसेंट पूछेगा तो क्या बताएंगे, कितना परसेंट, तो आप बताएंगे कितना परसेंट, 7%। कितना लीटर ब्लड पर, 5 से 6 लीटर, और परसेंट पूछेगा उसके भार का, व्यक्ति के भार का कितना, तो 7% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। शरीर का विशालतम धमनी का नाम क्या है, महाधमनी या एओर्टा। विशालतम धमनी जो होती है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, विशालतम जो धमनी होती है उसका नाम है महाधमनी, या अंग्रेजी में बोलते हैं एओर्टा। अभी चलेंगे और भी चीज़ों को बताऊंगा हार्ट वगैरह में। ब्लड ग्रुप ओ केवल ब्लड ग्रुप ओ से ही ले सकता है, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है वो किसका ब्लड लेगा, सिर्फ ओ का लेगा। अस्थियों तथा दांतों के निर्माण में सहायक क्या होता है, कैल्शियम यानी Ca और फास्फोरस, आप अच्छे से जानते हैं।
हड्डियों, अस्थियों मतलब हड्डियों के निर्माण या दांतों के निर्माण में इसका होता है आपका कैल्शियम और फास्फोरस का होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। कौन सा है बच्चों? दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध प्रोटीन को पचाने, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो दूध प्रोटीन को पचाने का काम कौन सा करता है? रेनिन नामक एंजाइम करता है। और इसका श्रावण कहाँ से होता है? आमाशय से होता है। यानी कहने का मतलब है जो रेनिन नाम का एंजाइम है आमाशय यानी कि आपके पेट से स्रावित होता है और किसके पाचन में काम करता है? दूध के पाचन में। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, आइए, AB ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही क्योंकि उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीबॉडी होता है इसलिए क्या हो जाता है? वह सर्वग्राही होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक का नाम क्या है? प्लीहा या स्प्लीन। ठीक है बच्चों, क्या है? प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली या स्प्लीन। ठीक है, ब्लड बैंक के नाम से क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप? स्प्लीन याद करिए। ठीक है, स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली। ठीक है, कुछ और भी चीज थोड़ा सा और बचा हुआ है बच्चों, देख लीजिए। चलिए, RH फैक्टर है। RH फैक्टर RH में आपका लिखा है प्रोटीन प्रेजेंट तो पॉजिटिव, अगर प्रोटीन एब्सेंट होता है तो क्या बोलते हैं? RH निगेटिव बोलते हैं। RH प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे, एब्सेंट रहेगा तो नेगेटिव बोलेंगे। और यूनिवर्सल डोनर हम तो कहते हैं ब्लड ग्रुप O को, लेकिन किसको? O निगेटिव को बोलते हैं। O निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है, AB पॉजिटिव को, AB प्लस को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, डोनर देने वाला क्या हो जाएगा? हमेशा ऋण में रहेगा ना, याद रखिएगा। डोनर वाला ऋण में, एक्सेप्टर वाला क्या हो जाएगा? प्लस में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। पूरे विश्व में सबसे अधिक कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? तो याद रखिएगा, पूरे विश्व में सबसे अधिक ब्लड ग्रुप O क्या हो जाएगा बच्चों? O पॉजिटिव होता है सबसे अधिक, और सबसे कम क्या हो जाएगा? AB निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ है। इस तरीके से आपका ये RH फैक्टर के बारे में दिया गया है। RH फैक्टर होता है, आप आगे देखेंगे आगे की कक्षाओं में। तो RH फैक्टर, आज RH पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इससे पहला जो बच्चा होगा, जैसे मान लिया पुरुष RH पॉजिटिव है, महिला RH निगेटिव है, इनका जो पहला बच्चा होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा तो उस बच्चे को बीमारी जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस या फिटेलिस, इस तरीके से बच्चे को रोग हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। खूब है, ठीक है बच्चों, मेहनत करिएगा और फिर हम आपसे मिलेंगे फिर अब नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और खूब मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।